हेलो गाइस। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत पॉलिसीज एंड कमीशंस को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेशनल नॉलेज कमीशन को डिस्कस किया था और उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेशनल नॉलेज कमीशंस के जो मेजर 5 पिलर्स हैं नॉलेज के बिहाफ पर, एक्सेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज कॉन्सेप्ट, नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज एप्लीकेशन एंड नॉलेज सर्विस, तो उसका पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, एक्सेस ऑफ नॉलेज, एक्सेस टू नॉलेज। आज हम उसका दूसरा पार्ट देखते हैं, नॉलेज कॉन्सेप्ट। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हमको दूसरा पार्ट उसका कंप्लीट करना है, नॉलेज कॉन्सेप्ट। और नॉलेज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत नॉलेज कमीशन में ये 7 चीजें उन्होंने रखी थी। नॉलेज कॉन्सेप्ट का मतलब था हमारे यहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमको जानना है। और एजुकेशन सिस्टम को जैसे स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको हम वेट कह सकते हैं यहाँ पर। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन यानी ओडीएल, प्रोफेशनल एजुकेशन, रिसर्च एंड मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन मैथ एंड साइंस, ये 7 बातें इस कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंड की थी नॉलेज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। तो जरा हम वन बाय वन को लेते हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन के बारे में इस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी। तो स्कूल एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन जो बातें एनपी 1986 में, एनपी 1968 में कही गई थी, या प्लान जो है, जो हमारा प्लान ऑफ एक्शंस 1992 है, उसमें जो बातें थी उन्हीं बातों को यहाँ पर एक नए तरीके से दोहराया गया था। तो अगर हमें जानना है कि स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या क्या कहा गया, तो इसमें 3-4 बातें मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले जो बात इन्होंने की वो थी डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। दूसरा फिर इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की यहाँ पर। इम्प्रूविंग इंस्पेक्शंस की बात की, स्कूल इंस्पेक्शंस की बात की। आईसीटी इनहैंस्ड की बात की। यहाँ पर रिफॉर्म इन करिकुलम एंड एग्जामिनेशंस की बात की। एंड फैकल्टी इंप्रूवमेंट की बात की। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो 6-7 बातें निकल करके आई स्कूल शिक्षा के बारे में। पहला चीज तो उन्होंने विकेंद्रीकरण के बारे में बात की। विकेंद्रीकरण का मतलब हम कई दफा पढ़ चुके हैं, यानी हमें यहाँ पर जो सरकारी नियंत्रण है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, उसको कम करना और ऑटोमेशन प्रोवाइड करना। तो डिसेंट्रलाइज किया जाए स्कूल एजुकेशन को। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो वहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, बुक्स हो, फैसिलिटीज हो, इनको सुधारा जाए यहाँ पर। इम्प्रूविंग स्कूल इंस्पेक्शंस, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो क्वालिटी असेसमेंट है कि जो स्कूल है वो अच्छी गुणवत्तापूर्ण टीचिंग एजुकेशन जो है वो सोसाइटी को और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे। इसके लिए जो निरीक्षण व्यवस्था है, जो असेसमेंट, स्कूल असेसमेंट्स या इंस्टीट्यूशन असेसमेंट्स का जो तरीका है उसको सुधारा जाए। आईसीटी इनहैंस्ड यानी जो हमारी शिक्षा उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज किया जाए यहाँ पर।
रिफॉर्म इन करिकुलम एंड एग्जामिनेशन, जो पाठ्यक्रम है और जो परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए। एंड फैकल्टी इंप्रूवमेंट्स, यानी जो शिक्षक हैं उनको क्वालिटी जो है उनमें बिल्डअप की जाए या क्वालिटी टीचर्स जो है वो उपलब्ध कराए जाए। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है स्कूल एजुकेशन के बारे में। विकेंद्रीकरण है, संसाधन में सुधार है, निरीक्षण जो विद्यालय निरीक्षण उसमें सुधार है, डिजिटलाइजेशन है, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात है, और शिक्षक जो है शिक्षा में सुधार की बात है, या क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन टीचर्स की बात यहाँ पर निकल करके आती है। अब यहाँ पर जो दूसरा उनका एरिया था यहाँ पर वो था हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में यहाँ पर जो नॉलेज कमीशन उसके 3 की एरियाज थे, यानी 3 कीज एरियाज थे। वो क्या है? सबसे पहले इन्होंने बात की एक्सपेंशन की, यानी इसको हम कह सकते हैं विस्तार। फिर इन्होंने एक्सीलेंस की बात की, जिसको हम उत्कृष्टता कह सकते हैं। और फिर इन्होंने इंक्लूजन की बात की, यानी समावेशन की बात की। तो 3 मुख्य एरिया थे हायर एजुकेशन के इनके, यानी हम उच्च शिक्षा का विस्तार करें, उच्च शिक्षा को जो है उत्कृष्ट बनाएं और उसमें समावेशन करें, इंक्लूजन्स करें, यानी उसको मल्टीडिसिप्लिनरी करें। यहाँ पर जो उच्च शिक्षा के बारे में या हायर एजुकेशन के बारे में नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, उसमें से जो पहली रिकमेंडेशंस है मुख्य रूप से वो है क्रिएट मोर यूनिवर्सिटीज, क्रिएट मोर यूनिवर्सिटीज। और इसका फॉलोअप क्या है? रूषा प्रोग्राम जो 2013-14 में शुरू किया गया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो चलाया गया, उसकी वजह से 2013 से 15 के बीच बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेज और बहुत सारे जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली गई। यानी यहाँ पर एक्सपेंशन की बात हो रही है, विस्तार की, यानी क्रिएट मोर यूनिवर्सिटीज। फिर दूसरा यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम की बात हो रही है। क्रेडिट सिस्टम अर्थात हम जैसे बात करें कि सीबीसीएस पाठ्यक्रम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि अगर हम कुछ चीज पढ़ते हैं तो वो यूजलेस ना हो, बल्कि उसका सर्टिफिकेशन हो, उसका जो है वो डिप्लोमा दिया जाए हमको और उसको एक लीगल फ्रेम दिया जाए। तो क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि अगर हम अपने कोर सब्जेक्ट के साथ या अपनी स्ट्रीम के साथ किसी दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो उससे हमारा जो प्रोफाइल है, एकेडमिक प्रोफाइल है, उसमें उसको कंसीडर किया जाए और उसको प्रॉपर एजुकेशन में बिल्डअप किया जाए, केवल हॉबी या एक मेंटल सेटिस्फैक्शन इवेंट बन करके ना रह जाए। और अभी गाइस हम लोग आगे चर्चा करेंगे एनपी 2020 की, जो अभी रिसेंटली अप्रूव्ड हुई है और 29 जुलाई को जो है वो लागू हुई है पूरे कंट्री में। तो उसमें भी क्रेडिट सिस्टम की बात की गई है और उस क्रेडिट सिस्टम में आगे हम जो उनका एक उसी को एडवांस लेवल पर उन्होंने कर दिया, जो है वो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट जो उन्होंने एक सिस्टम लागू किया। तो वही जो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिस्टम है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है, उसी को यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम नाम दिया गया। और 2015 में जब सीबीसीएस पाठ्यक्रम आया तो उसमें ये क्रेडिट सिस्टम था। तो क्रेडिट सिस्टम की बात हुई यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर उन्होंने जो है वो चेंज सिस्टम ऑफ रेगुलेशन, जो नियमन का प्रावधान है, अर्थात जो यूजीसी है या आईसीटीसी है, यानी जो ये रेगुलेशन करने वाली एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, इनको रिफॉर्म किया जाए। और आज देख रहे हैं हम लोग कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी नेशनल हायर
एजुकेशन कमीशन की बात हुई है और इन सभी संस्थाओं को समाप्त करने की वकालत की गई है। तो ये बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है और उसी प्रयास के संदर्भ में जो वो नॉलेज कमीशन की वो रिकमेंडेशन थी उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया गया है। तो रेगुलेशन रिफॉर्म्स की बात हुई यहाँ पर, और चौथा और आखिरी पॉइंट यहाँ पर जो था वो रिसर्च इंप्रूवमेंट की बात थी यहाँ पर, कि हायर एजुकेशन में जो रिसर्च है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो तीन तरीके एक्सपेंशन, जब हमने यूनिवर्सिटीज क्रिएट करने की बात की, एक्सीलेंस की बात जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वहाँ क्रेडिट सिस्टम्स लाएंगे, रिफॉर्मेशन सिस्टम्स को लाएंगे, और इंक्लूजन्स का मतलब है रिसर्च को, अर्थात रिसर्च को हायर एजुकेशन के साथ अटैच किया जाए, एकेडमिक और रिसर्च को अलग अलग ना किया जाए, क्योंकि भारत में जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा, उसमें हमारा जो डिग्री प्रोग्राम है, जो हमारा एकेडमिक्स है और जो रिसर्च है उसको अलग अलग सेपरेट कर दिया गया, जबकि दोनों का डेवलपमेंट, चाहे हम एकेडमिक जो डेवलप होगा वो उसमें जो क्वालिटी आएगी वो रिसर्च से आएगी, और रिसर्च जो है इनोवेटिव कब होगी, जब उसके साथ एकेडमिक्स जुड़ा होगा। तो इन दोनों चीजों को मिल करके यहाँ पर, तो उसी को हम इंक्लूजन या समावेशन कह सकते हैं यहाँ पर। तो उच्च शिक्षा के बारे में जो नॉलेज कमीशन के बारे में एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नॉलेज कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस की है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बड़ी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हायर एजुकेशन से पूछा जाए। तो नॉलेज कमीशन ने हायर एजुकेशन में तीन फंडामेंटल चीजों को कंसीडर किया, एक्सपेंशन को यानी विस्तारवाद को, एक्सीलेंस को एंड इंक्लूजन्स को। तो विस्तार, उत्कृष्टता एंड समावेशन या समावेश को उन्होंने शामिल किया, और उसके रेफरेंस में रूषा प्रोग्राम आगे चला, यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, और उससे लगभग 1500 यूनिवर्सिटीज बनाई गई, ओपन की गई, या कॉलेजेस को जो अच्छे कॉलेजेस उनको ऑटोनॉमस कॉलेज में बदला गया, ऑटोनॉमस कॉलेजेस को डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बदला गया, और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी मान्यता दी गई इसी आयोग की सिफारिश पर पूरे 2005 से 2015 के दौरान इस दशक में। क्रेडिट सिस्टम यानी विद्यार्थी को जो उसने लर्न किया उसको उसका क्रेडिट मिले, वो यूजलेस ना हो, और रेगुलेशंस का सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है, यूजीसी है, एआईसीटीसी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन सब चीज़ों को क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, और उनकी जगह एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की जाए और एक नियामक संस्था बनाई जाए, और फिर रिसर्च इंप्रूवमेंट किया जाए और रिसर्च को एकेडमिक्स के साथ जोड़ा जाए। चलिए अब आते हैं यहाँ पर जो इस कमीशन की सिफारिशें थी नॉलेज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, वो थी वेट के बारे में, यानी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में। अब यहाँ पर इस आयोग का जो रिकमेंडेशंस था वो भी तीन मुख्य बिंदुओं पर था। पहला इन्होंने कहा कि हेल्दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए इस शिक्षा के लिए, यानी यहाँ पर इनका कहना था हेल्दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। दूसरी बात इन्होंने कही इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की उत्पादनशीलता में वृद्धि करना। एंड तीसरा है प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑफ वेट यानी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड entire वेट रनिंग अंडर MHRD, अर्थात जो संपूर्ण वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग है उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन संचालित किया जाए। अर्थात ये चार बातें यहाँ पर वेट के बारे में निकल करके आती हैं। हेल्दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, यानी जो सरकार और निजी भागीदारी है उसको स्वस्थ किया जाए शिक्षा के लिए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की जो उत्पादनशीलता है उसको बढ़ाया जाए। प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑफ वेट, जो
व्यावसायिक शिक्षा है उसका व्यवस्थित तरीके से प्रमाणीकरण किया जाए। दूसरा, इंटायर बेट रनिंग अंडर द MHRD, जो पूरी की पूरी हमारी वोकेशनल एजुकेशन है जो अभी AICTC के अंडर में काम करती है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट एजुकेशन हो, चाहे वो आर्किटेक्चर एजुकेशन हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एजुकेशन हो, तो ये सारी हमारी भारत की जो है वोकेशनल एजुकेशन है और इन पूरी की पूरी जो वोकेशनल एजुकेशन है इसको MHRD के अंदर में कंसीडर किया जाए। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बात है वो रेगुलेशन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है यहाँ पर। चलिए, इन चार के बाद हम आते हैं ODL के बारे में कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में नॉलेज कमीशन ने हमको क्या बताया था। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में भी कुछ बातें निकल करके आई। जैसे पहला इन्होंने कहा कि एक नेशनल ICT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, डेवलप किया जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि ओपन कंटेंट रिसोर्सेस बनाए जाए। और तीसरा, रेगुलेटरी रिफॉर्म किया जाए, यानी जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है उसको सुधारा जाए। तो तीन बातें हैं यहाँ पर इनका कि जैसे इन्होंने कहा कि एक नेशनल ICT इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए पूरे देश में, एक इंटरनेट, कंप्यूटर इंटरनेट जो प्रणाली है यानी डिजिटलाइज किया जाए, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और उस एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलराइज करने में टेक्नोलॉजी का होता है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक राष्ट्रीय स्तर की एक संरचना, एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए। ओपन कंटेंट रिसोर्सेज का मतलब है कि पहली चीज तो ODL के लिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए अधिक से अधिक कंटेंट जो है वो तैयार किया जाए और उस कंटेंट को ओपन प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, अर्थात कोई भी यूजर बिना फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर ले। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने की बात की गई। और फिर तीसरा, रेगुलेटरी रिफॉर्म के बारे में बात की, अर्थात उन्होंने कहा कि जो दूरस्थ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा उन संस्थानों को भी जो है दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की मान्यता जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी दिया जाए। डिस्टेंस एजुकेशन केवल डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ना दी जाए। और आज जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो तो यहाँ तक कहने लगी है, या उसमें ये भी प्रावधान है कि अब जो ODL है वो ODL जो, क्योंकि उसने एकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सिंगल इंस्टीट्यूशंस है उनको समाप्त करने की बात की, और उसने कहा कि अब जो है वो होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स होंगे। और जब हम होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं कि जहां पर एक समग्र एवं बहु विषयक संस्थाएं होंगी, जहां पर आप इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट भी पढ़े, मैनेजमेंट के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़े, म्यूजिक भी सीखें, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की बात की। तो उसी में ODL के बारे में भी है कि ODL को भी अब फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अटैच किया जाए। तो 2005 का हमारा नॉलेज कमीशन है 5 है का, उसने यहाँ तक तो बात नहीं की, लेकिन उसने इतना कहा था यहाँ पर कि जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन इंस्टीट्यूशंस को भी दी जाए या उनको भी मान्यता दी जाए जो औपचारिक शिक्षा का संचालन कर रहे हैं, अर्थात विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम यानी फॉर्मल लर्निंग प्रोग्राम के साथ साथ उनको ओपन लर्निंग प्रोग्राम भी चलाने का एफिलिएशन दिया जाए या उनको इस बारे में। तो वहाँ पर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने बात की थी। इसी तरीके से प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रोफेशनल एजुकेशन में उन्होंने जो बातें की हैं वो 3 दिशाओं में बातें की हैं। सबसे पहले रेगुलेशंस के बारे में बात की है, दूसरा ऑटोनॉमी के बारे में बात की है, और तीसरा एग्रीडेशंस के बारे में बात की है। तो ये मान्यता प्रदान करने का काम है, ये स्वायत्तता प्रदान करने का काम है, और ये एग्रीडेशन यानी ये रेटिंग करने का या प्रत्यायन करने का जो है। तो सबसे पहले जो भी हमारी यानी रेगुलेशंस का मतलब यहाँ पर क्या है, चाहे वो NCT हो
चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं इन संस्थाओं में सुधार किया जाए या इनको एकीकृत किया जाए। ऑटोनॉमी अर्थात जो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली है, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, चाहे वकीलों की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, टीचर्स की हो, उनको स्वायत्तता दी जाए। और दूसरा उनका एग्रीडेशन किया जाए ताकि उनका जो क्वालिटी है यानी यहाँ पर उनकी क्या की जाए, रेटिंग की जाए या यहाँ पर उनकी ग्रेडिंग की जाए। तो यहाँ पर आजकल जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के बारे में बात हुई, और ग्रेडेड ऑटोनॉमी क्या होती है जब हम टॉपिक पर आएंगे चर्चा करेंगे। तो प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में यही 3 बिंदु इन्होंने सुझाए कि हमें रेगुलेशन रिफॉर्म करना चाहिए, हमें ऑटोनॉमी को इंक्रीज करना चाहिए, और हमें एक एग्रीडेशन रिफॉर्म भी करना चाहिए कंपलसरी फॉर्म में प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर 2 बातें हैं, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर स्पेशली मोर क्वालिटी या मोर क्वालिटी इन पीएचडी के बारे में बात की जाए। यानी भारत में पीएचडी की जो संख्या है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो गुणवत्ता है वो बहुत कम है। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर एक जो रिसर्च कल्चर है, जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो है ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे कारण कई सारे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का अभाव है, दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मनी नहीं है, दूसरा एक तरीके से ऐसा रिसर्च कल्चर नहीं डेवलप है। तो ब्रेन की कमी नहीं है, बट एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, रिसर्च इन्वायरमेंट नहीं है। तो मोर क्वालिटी पीएचडी के बारे में इन्होंने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उन बातों में जो सबसे पहली बात निकल करके आती है वो ये आई, इन्होंने कहा कि क्रिएट इंटरनेशनल आउटलुक फॉर रिसर्च, क्रिएट इंटरनेशनल आउटलुक फॉर रिसर्च, यानी एक अंतरराष्ट्रीय माहौल बनाना शोध का। दूसरा इनका कहना था एनआरएम यानी नेशनल रिसर्च मिशन चलाया जाए। और उसी नेशनल रिसर्च मिशन के तहत जो हमने कहा ना, टू क्रिएट एक आइडियल रिसर्च इकोसिस्टम, यानी इसका ये किस लिए चलाया जाए? एक रिसर्च इकोसिस्टम, क्रिएट रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया। जो एक शोध संस्कृति नहीं है भारत में, उसके लिए इन्होंने नेशनल रिसर्च मिशन की बात की और ये एग्जीक्यूट भी हुआ। और नई एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हुई है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर के आती है। एक तीसरा यहाँ पर हमने कहा इंक्रीज इन्वेस्टमेंट की बात की इन्होंने, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड एजुकेशन, इन रिसर्च एजुकेशन एट ऑल लेवल, यानी शिक्षा और शोध के सभी स्तरों पर जो है वो निवेश को बढ़ाया जाए, यानी आर्थिक मदद दी जाए। और उस आर्थिक मदद में जो शिक्षा का जो बजट है वो बजट को 6% जीडीपी का करने की बात फिर भी अभी भी की गई है। हालांकि ये बड़ा आशास्पद एक मुद्दा है, क्योंकि 1968 की शिक्षा नीति से जीडीपी का 6% शिक्षा का बजट रखने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन अब तक उसको कानून के माध्यम से लागू करने का प्रयास नहीं किया गया है। व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये शायद, क्योंकि अभी भी जो शिक्षा का बजट है अभी प्रेजेंट टाइम में वो है 4.43% ऑफ जीडीपी, तो 6% अभी भी नहीं है। और शायद ये तब होगा जब इस प्रोविजन को लेकर के कोई एक संसद में कानून बनाया जाएगा। खैर, तो अच्छी गुणवत्ता पीएचडी की जाए, पीएचडी का मतलब शोध है, तो उस शोध के बारे में उन्होंने कहा
कि एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बनाया जाए शोध को लेकर के, राष्ट्रीय शोध मिशन चलाया जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, जिससे भारत के अंदर एक रिसर्च इकोसिस्टम बन सके। फिर आते हैं मोर टैलेंटेड स्टूडेंट इन मैथ्स एंड साइंस की बात यहाँ पर की गई। मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड साइंस, अर्थात गणित एवं विज्ञान में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उनको अट्रैक्ट किया जाए। क्योंकि ये कमीशन का मानना है कि जो मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट है ये सबसे ज्यादा व्यक्ति का जो रीजनिंग पावर है और जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करते हैं। तो अधिक से अधिक भारतीय विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान की ओर आकर्षित करना, ताकि जो मैथ और साइंस का जो नॉलेज है वो रिफॉर्म हो सके, वो ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर साइंटिस्ट उत्पन्न हो, जिससे नोबेल प्राइज जैसे जो एक नोबेल रिवॉर्ड है वो इंडिया के पास भी आए और भारत एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में या एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में अपने आप को एक फोररनर के रूप में एस्टैब्लिश कर सके। तो यहाँ पर स्कूलिंग एजुकेशन से ही उन्होंने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गणित और विज्ञान विषयों के प्रति आकर्षित करने के लिए इसको प्रतिभाशाली यानी जो मोर टैलेंटेड हैं, जीनियस बच्चे हैं, उनको जो इंटेलेक्चुअली जीनियस है उनको मैथ साइंस की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए तमाम माध्यमों से, ताकि वो अधिक से अधिक जो है उनमें इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप हो और भारत एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में एस्टैब्लिश हो सके। तो ये था हमारा नॉलेज कॉन्सेप्ट और इसके बाद हम आते हैं नॉलेज क्रिएशंस के बारे में। तो तीसरा जो इनका डायमेंशन था नॉलेज कमीशन का वो था नॉलेज क्रिएशन, यानी ज्ञान का निर्माण। और नॉलेज क्रिएशंस में जो पहली बात इन्होंने कही वो कही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, यानी जिसको हम IPR बोलते हैं। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो नॉलेज क्रिएशंस का मतलब है ज्ञान का निर्माण, और ज्ञान का निर्माण का मतलब है कोई नया थ्योरी, कोई नया प्रिंसिपल, कोई नया थॉट किसी भी सेक्टर में डेवलप करना। और हम एक स्टडी इस आयोग का कहना था कि भारत में जो पेटेंट और कॉपीराइट, जैसे हम कोई नॉलेज करते हैं तो नॉलेज में क्या होता है, हम उस नॉलेज को पेटेंट कराते हैं, चाहे वो कोई मेडिसिन बनाने की नॉलेज हो या कोई वस्तु बनाने का, तो कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसका पेटेंट होता है, उसके मैकेनिज्म का पेटेंट होता है। तो वो जो हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो है, जो IPR जिनेवा में है का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और चाइना से लगभग जो है वो, जैसे चाइना से लगभग 10 लाख जो है वो पेटेंट रिक्वेस्ट आती हैं प्रतिवर्ष, अमेरिका से लगभग 15 लाख प्रतिवर्ष जो है वो रिक्वेस्ट आती है पेटेंट के लिए। भारत का जो स्थान है वो बहुत पीछे है और भारत से केवल 45,000 के आसपास पेटेंट रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस फाइल हुई और उनमें से भी 70% जो थे वो NRI थे, यानी वो भारतीय थे जो विदेशों में थे। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना कम जो है भारत में नॉलेज क्रिएट किया जाता है। यानी भारत में इनोवेशंस को लेकर के, भारत में ज्ञान को निर्मित करने को लेकर के, चूंकि रिसर्च कल्चर है ही नहीं, और रिसर्च और नॉलेज क्रिएशंस का बड़ा जो है, क्योंकि नॉलेज जो क्रिएट होती है वो थ्रू द रिसर्च होती है, और भारत में रिसर्च की कैसे कंडीशंस है ये हम सभी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इनका कहना था कि अगर नॉलेज क्रिएशंस के बारे में बात करना है तो सबसे पहले कि जो हमारा एक जो है एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ IPR है
तो वो एक हेल्दी आईपीआर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। दूसरा हमको रिवॉर्ड करना है नॉलेज क्रिएशन को, रिवॉर्ड द नॉलेज क्रिएशन। अगर किसी टीचर ने, किसी स्टूडेंट ने कोई नया नॉलेज या कोई इनोवेशन किया तो हमको उसको रिकॉग्नाइज करना है उसको यहाँ पर। तो यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहला उन्होंने कही कि गिव रिवॉर्ड इन नॉलेज क्रिएशन, पहली चीज। तो अगर किसी ने कोई नॉलेज बनाया है, क्रिएट किया है, तो उसको आप क्या करें, उसको रिवॉर्ड करें। दूसरा, प्रोवाइड इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आईपीआर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के हमको एक इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को या भारत के अंदर इस तरीके से एक तंत्र विकसित करना है ताकि हर व्यक्ति बड़े आसानी से अपने पेटेंट, अपना जो नॉलेज है उसको पेटेंट करा सके। क्योंकि जब कोई नॉलेज पेटेंट होता है तो फिर उसका एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो जाता है और पूरा विश्व वो आपकी प्रॉपर्टी। तो नॉलेज क्रिएशंस का जो इंटरनेशनल पैरामीटर यही है कि जो कंट्री जितने ज़्यादा पेटेंट कराती है, ये माना जाता है कि वो उतना ही नॉलेज क्रिएट कर रही है, उतना ही नॉलेज प्रोड्यूस कर रही है। और अमेरिका और चाइना जैसे जो देश हैं, ये इसीलिए आज इतने बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, महाशक्तियां हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ 10 लाख जो है वो प्रतिवर्ष पेटेंट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ रिसर्च का क्या स्तर है एजुकेशन में। भारत में 45,000 है और उस 45,000 में भी 70% NRIs हैं जो विदेशों में ही रह रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत जो है एक नॉलेज सोसाइटी बनेगा। तो नॉलेज सोसाइटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर्स को, अपने साइंटिस्ट को, अपने स्टूडेंट्स को पेटेंट कराने के लिए आपको इनकरेज करना है। और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको आपको रिकॉग्नाइज भी करना है, उनको आपको रिवॉर्ड्स भी देना होगा। तो एक तो आईपीआर का आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें ताकि बड़े आसानी से वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकें। सिंगल विंडो सिस्टम रखिए, उनको प्रॉपर उसके बारे में एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करिए। बहुत सारे तो स्टूडेंट और टीचर जो हैं वो उनके पास बहुत इनोवेटिव थॉट हैं, लेकिन वो उसको पेटेंट कराना यही नहीं जानते हैं और अपनी बुक में या अपनी डायरी तक उसको सीमित किए हुए हैं। तो एक तरीके से आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने के लिए आपको एक कैंपेनिंग करना चाहिए और फिर जो लोग इस दिशा में कर रहे हैं उनको आप जो है वो पुरस्कृत करें। दूसरा इनका जो सुझाव था वो था एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर द पब्लिक फंडेड रिसर्च के बारे में था। दूसरा सुझाव था लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडेड रिसर्च, अर्थात जो सरकार के द्वारा पब्लिक फंडेड रिसर्च हैं, जो सरकार द्वारा पोषित जो है वो पोषित शोध हैं, उनको एक कानूनी जो है वो रूप दिया जाए, उनको एक कानूनी मान्यता दी जाए उनकी गुणवत्ता को लेकर के। तो एक लीगल फ्रेम यानी एक तरीके का लेजिस्लेशन की बात की जा रही है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो रिसर्च हो रही है यहाँ पर उसके लेजिस्लेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब एक बात निकल करके आ रही है, प्रोवाइड लेजिस्लेशन, यानी वैधानिक किया जाए लेजिस्लेशन टू इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और उनको शोध के संदर्भ में क्या किया जाए, कानून बनाने का या उनको एक संवैधानिक जो है एक दर्जा दिया जाए जो भी वो रिसर्च कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर जो बात यहाँ पर निकल करके आती है वो आती है इनोवेशन की। इनोवेशंस के बारे में बात की जाती है क्योंकि उसी से नॉलेज क्रिएट होती है। इनोवेशंस का मतलब यहाँ पर उन्होंने एक बात कही
कि इफेक्टिव synergy between industry, government and education system। कहने का तात्पर्य यानी इसको हम कहते हैं तालमेल। तो इनोवेशन कैसे होगा, यानी जब ये तीन चीजें मिलकर के काम करें, अर्थात सरकार, शिक्षा तंत्र या जो शिक्षा व्यवस्था है और जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग हैं, जब वो मिलकर के काम करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री बताएगी कि क्या हमको नीड है, उसको एजुकेशन जो सिस्टम है वो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगा और गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, फंड देगी। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जरूरत क्या है वो इंडस्ट्री को पता है, उस जरूरत को पूरा कैसे किया जाएगा वो शिक्षा को पता है, और शिक्षा उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसको पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे या सपोर्ट कहाँ से मिलना चाहिए, सरकार से मिलना चाहिए। तो उनका कहना था नॉलेज कमीशन का कि अगर हमें इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी बनाना है तो नॉलेज सोसाइटी बनाने के लिए हमको इनोवेशन चाहिए अधिक से अधिक, और ये इनोवेशन कैसे हो सकता है जब एक इफेक्टिव जो है वो सिनर्जी होगी, एक प्रभावशाली तालमेल होगा सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच, उससे ही इनोवेशन क्रिएट होगा यहाँ पर। और दूसरा इन्होंने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कराई जाए, यहाँ पर यानी अंतर विषयक जो अध्ययन है, यानी 2-3 विषयों को आपस में, विपरीत विषयों को आपस में मिलाकर के पढ़ाया जाए, तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी से भी इनोवेशन क्रिएट होगा यहाँ पर। इनोवेशंस के बाद नॉलेज क्रिएशंस के लिए इनका जो चौथा सजेशन था वो था जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इन्होंने बात की। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता के बारे में बात की। यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रोवाइड इफेक्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहली बात यहाँ पर, या सपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट दिया जाए। दूसरा जो इंटर्नशिप है, इंट्रोड्यूस इन कॉलेजेस एंड स्कूल, यानी कॉलेजेस एंड स्कूल्स में जो है वो इंटर्नशिप को रखा जाए, तभी यानी पढ़ाई के दौरान ही उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाने लगे। तो सबसे पहले यानी उद्यमशीलता के बारे में बात की, यानी नॉलेज कहाँ से आएगा, नॉलेज आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, नॉलेज कहाँ से आएगा लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द पब्लिक फंडेड रिसर्च से, नॉलेज कहाँ से आएगा इनोवेशन से आएगा, नॉलेज कहाँ से आएगा एंटरप्रेन्योरशिप से आएगा या उद्यमशीलता से। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत उन्होंने 2 बातें कही, सपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट दिया जाए, अर्थात सरकार के द्वारा जो है वो एक प्रॉपर हेल्प की जाए उनको शिक्षा उद्योग चलाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, और एक इंटर्नशिप जो एक तरीका है उस इंटर्नशिप तरीके को जो है स्कूल से और कॉलेज से ही लागू जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। एक आखिरी बात यहाँ पर जो कही गई है वो है सबसे महत्वपूर्ण बात, वो है नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, यानी यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन की स्थापना की बात की जा रही है। यानी नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस यानी राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की बात की जा रही है, यानी इसकी स्थापना की जाए। और यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन है, ये क्या करेगा, यानी एक सीमलेस आइडेंटिटी क्रिएट करेगा इन ऑल नॉलेज, यानी ऑल नॉलेज एट वन
वन सीमलेस आइडेंटिटी, यानी सभी ज्ञान है, यानी जो विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि एक इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी की धारणा जो है वो विकसित है कि जो साइंस पढ़ता है वो साइंस कठिन होती है और साइंस ज़्यादा यूजफुल होती है, सोशल साइंस फालतू का सब्जेक्ट है। तो एक तरीके का ये जो एक गैप है साइंस और सोशल साइंस के बीच, उस गैप को फिलअप करने के लिए उन्होंने कहा कि एक तरीके से इसका साइंस और सोशल साइंस का जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, साइंस, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस जब मिलते हैं तो बहुत प्रोडक्टिव चीज निकल करके आती है ह्यूमन लाइफ को फैसिलिटेट करने के बारे में या ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बारे में। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच एक सीमलेस आइडेंटिटी का मतलब है एक निर्बाध जो इकाई के रूप में काम करे, दोनों में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव या जो है वो न किया जाए। चलिए, तो नॉलेज क्रिएशंस के बाद जो चौथा पॉइंट था यहाँ पर वो था नॉलेज एप्लीकेशंस के बारे में। चौथा जो डायमेंशंस था इस आयोग का वो था नॉलेज एप्लीकेशन, और नॉलेज एप्लीकेशंस का मतलब था ज्ञान का अनुप्रयोग। और यहाँ पर उन्होंने नॉलेज एप्लीकेशंस में जो बात की वो बात की एग्रीकल्चर की, हेल्थ की, एक इनहैंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ की, यानी ज्ञान का प्रयोग कहां पर होना चाहिए, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर्स में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर्स को क्या किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, यानी उसका आधुनिकीकरण किया जाए। शिक्षा, हेल्थ के बारे में उनका कहा कि इसका कॉमर्शलाइजेशन किया जाए, इसका व्यवसायीकरण किया जाए। इनहैंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यहाँ पर हर चीज को जो है वो ह्यूमन सेंटर्ड किया जाए। और जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक बात की पीकेजी के बारे में की, सीएससी के बारे में की, जैसे यहाँ पर पंचायत ज्ञान केंद्र के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर्स, यानी यहाँ पर जो है वो वेब पोर्टल्स की बात की जा रही है कि वेब पोर्टल्स के थ्रू हम ज्ञान का उपयोग करेंगे। वहाँ पर जो है लोगों को की जीवन में जो उनकी गुणवत्ता है, लाइफ की जो गुणवत्ता है उसको हम इन्हांस करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो हेल्थ के हों, तमाम सेक्टर्स में जो है कॉमन सर्विस सेंटर, ये डिस्ट्रिक्ट है वो खोला गया। ग्रामीण स्तर पर पंचायत ज्ञान केंद्र खोले गए जहाँ से किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। तो शिक्षा का यहाँ पर जो बात है, कृषि के क्षेत्र में उन्होंने ज्ञान के अनुप्रयोग की बात की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान के अनुप्रयोग की बात की, लोगों के रहन सहन में सुधार के लिए ज्ञान की जो है प्रयोग की बात की। तो ये उनके ज्ञान के प्रयोग के प्रमुख क्षेत्र थे। एक आखिरी जो उनका था वो था नॉलेज सर्विस। पांचवा जो डायमेंशन था, पांचवा और आखिरी, वो था नॉलेज सर्विस, और इसी को हम लोग कहते हैं डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यानी सेवाओं का जो है वो उसकी डिलीवरी। और यहाँ पर जो मेन चीज निकल करके आई थी वो निकल करके आई थी ई गवर्नेंस की बात। यहाँ पर जो बात है वो है ई गवर्नेंस की। और ई गवर्नेंस हम जानते हैं कि 3 तरीके का, 4 तरीके का होता है, G2G, G2C, G2B एंड G2
ई, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये ई गवर्नेंस 4 तरीके का ई गवर्नेंस होता है। और नॉलेज डिलीवरी के रूप में या नॉलेज सर्विस के रूप में उन्होंने ई गवर्नेंस की बात की कि हमें कोई ज्ञान है और ज्ञान के द्वारा जो हमें ज्ञान के माध्यम से जो सेवा करेंगे वो सेवा हम ई गवर्नेंस के थ्रू करेंगे। और ई गवर्नेंस के 4 रूप होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस कितने टाइप्स का होता है। तो ई गवर्नेंस जो है वो 4 टाइप्स का होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ई गवर्नेंस के चैप्टर्स में पढ़े थे। तो ये 5 डायमेंशंस थी नॉलेज कमीशन की रिकमेंडेशंस की, जिसमें से पहली जो 2-3 है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक्सेस टू नॉलेज के नॉलेज क्रिएशंस में जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। नॉलेज कॉन्सेप्ट में जैसे इंक्रीज क्वालिटी इन पीएचडी के बारे में बात हो रही है। जो मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन मैथ एंड साइंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि नॉलेज कमीशंस की जो रिकमेंडेशंस के डायमेंशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो आजकल एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और उस प्रोस्पेक्टिव में ये जो डिस्कशन किया हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर, वो डिस्कशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है जब कभी भी नॉलेज कमीशन से रिलेटेड कोई एनालिटिकल क्वेश्चंस या मैपिंग का कोई क्वेश्चंस या स्टेटमेंट ग्रुपिंग का कोई क्वेश्चंस फ्रेम किया जाएगा। और जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स भी से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बड़े इजीली आप कर पाएंगे। एक लास्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं इस कमीशंस के बारे में कि ये जो 5 डायमेंशंस थी, और चूंकि ये एक थिंक टैंक था और थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 2006 में सबमिट कर दी थी और 2006 से ही इसको एग्जीक्यूट किया जाने लगा था। तो एक फॉलोअप करना था और एक फीडबैक लेना था, और उस फीडबैक में यानी जो हमारी करंट परफॉर्मेंस है और जो फ्यूचर प्रोग्रेस है उसको मेजर किया जाता। तो यहाँ पर ये जो हमारे 5 डायमेंशंस हैं, यानी 5 जो यहाँ पर मेजर डायमेंशंस है या एरिया हम कह सकते हैं, एरियाज थे, इनको मेजर किया गया। मेजर करने का प्रावधान था और मेजर करके हमको क्या करना था, यहाँ पर नेशनल नॉलेज एक इंडेक्स बनाई गई थी। यहाँ पर नेशनल नॉलेज इंडेक्स था, यानी राष्ट्रीय ज्ञान सूचकांक की गणना की जाती, एनकेआई का प्रावधान था। और एनकेआई क्या करता था, यहाँ पर मेजर क्या करता था, मेजर द करंट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोग्रेस। जो हमारी वर्तमान की निष्पादनशीलता है और जो भविष्य की प्रगति है उसको मापा जाता था, और मापे किसके द्वारा, एनकेआई यानी नेशनल नॉलेज इंडेक्स। तो नेशनल नॉलेज इंडेक्स का संबंध भी नॉलेज कमीशन से है, ये एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। नेशनल नॉलेज इंडेक्स क्या करती है, नेशनल नॉलेज इंडेक्स नॉलेज कमीशन की वो जो 5 नॉलेज डायमेंशंस है उसमें जो उसने प्रगति की है भविष्य को लेकर के, या जो वर्तमान की जो उसके निष्पादन है उसको वो मेजर करता था। और उससे हम ये कॉन्टिन्यूअस स्टैटिस्टिकली मेजर करिए, एक स्टैटिस्टिकल स्कोर है। एनकेआई है क्या, स्वयं में ये है एक स्टैटिस्टिकल स्कोर है। जैसे बहुत सारे एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनती है, मानव विकास सूचकांक होता है। तो बहुत सारे सूचकांक आजकल गणना किए जाते हैं स्टैटिक्स की। तो ये एनकेआई एक स्टैटिस्टिकल एक इंडेक्स थी जिसके द्वारा हम नॉलेज कमीशन या जो थिंक टैंक था वो जो
जो उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उस इम्प्लीमेंटेशन को हम डायमेंशन वाइज मेजर कर पा रहे थे। तो वो जो 5 मुख्य एरियाज थे नॉलेज कमीशन के, उनमें जो करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोग्रेस है उसको स्टैटिस्टिकली मेजर करने के लिए NKI नामक एक स्केल इस्तेमाल की गई। तो NKI एक स्टैटिस्टिकल स्केल कह लीजिए, एक स्टैटिस्टिकल स्कोर कह लीजिए, जो 5 मेजर एरियाज में हुई प्रगति को जो है वो सांख्यिकी दृष्टि से मापता था। और अंत में ये आयोग का जो अस्तित्व था वो 2014 तक था, जब तक जो कांग्रेस की सरकार थी। और जब कांग्रेस की सरकार जो है वो हटी, तो वैसे ही इस थिंक टैंक को भी अबॉलिश कर दिया गया और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो गाइस, ये था हमारा नॉलेज कमीशन। नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग किसी नए कमीशन को लेकर के आएंगे। तब तक इसको आप लोग रीड आउट करिए, वॉच करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी इजीली ये चीज़ पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।